हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ा रहा हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 की बसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक का पाठ 8, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाठ 8 जिसका नाम क्या है, इसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। और इस कविता की कवयित्री का नाम क्या है, तो इस कविता की कवयित्री का नाम होता है जया जादवानी जी। ये आपको ध्यान रखना है। अब कवि में और कवयित्री में अंतर क्या होता है, तो जब कोई पुरुष कविता लिखता है तो उसे कवि कहते हैं, और जब कोई महिला कविता लिखती है तो उसे कवयित्री कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जो कवयित्री है जया जादवानी जी, इनका जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय देखिए, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म, जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को 1959 को इनका जन्म कोटमा, तो कोटमा एक छोटा स्थान होता है, तो कोटमा में इनका जन्म हुआ था, और जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इन्होंने एमए कहाँ से किया था, तो इन्होंने एमए की डिग्री रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त किया था, और इसके बाद फिर इन्होंने एमए मनोविज्ञान ये बिलासपुर से किया था। मतलब इनकी जो पढ़ाई हुई है, तो इनकी पढ़ाई अविभाजित छत्तीसगढ़ में हुई थी। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, और फिर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हुई, और बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए इनकी रचनाएं। तो इनकी रचना परिचय, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए इनकी रचना में पहली रचना है उपन्यास। तो उपन्यास इनका नाम है तत्वमसी। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनका उपन्यास होता है। ठीक है, तत्वमसी। इसके बाद कहानी संग्रह। तो इनके कहानी संग्रह कौन सा है, तो कहानी संग्रह का नाम है मुझे ही होना है बार बार। ये इनके कहानी संग्रह का नाम है। फिर इनकी कविता संग्रह है मैं शब्द हूँ, ये इनका कविता संग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा कवि जो कवयित्री है उनका थोड़ा सा जीवन परिचय दिया है। अब जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं, इसमें पूरा परिचय क्या है, इसका पूरा सार क्या है, तो हम आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताते हैं। तो जिस कविता को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस कविता में, यह प्रस्तुत कविता में यह सबसे कठिन समय नहीं, इसमें कवयित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशावादी बनाने की बात की है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि क्या होता है कि जब थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति की परिस्थितियों के प्रतिकूल अगर कोई समय होता है तो व्यक्ति निराश होने लगता है। आ रहा समझ में? मतलब जब थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति निराश होने लगता है। तो हमारी कवयित्री जी कहती हैं कि बुरे वक्त में आपको निराश नहीं होना है, आशावादी आपको बने रहना है। आ रहा समझ में? तो निराशा के वातावरण में मनुष्य को हमेशा आशावान या आशावादी बनाने के लिए हमारी कवयित्री जी कह रही है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसके लिए उन्होंने चिड़िया को तिनका लेकर उड़ने, ठीक है, इसके लिए हमारी कवयित्री जी ने क्या बताया है, तो इसमें कवयित्री जी ने बताया है कि चिड़िया को तिनका लेकर उड़ने और गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ के बारे में वर्णन इन्होंने किया है। तो इन्होंने, जब चिड़िया रहती है तो चिड़िया को तिनका लेकर उड़ती है चिड़िया, तो चिड़िया तिनका लेकर उड़ती है। इसके बाद में पेड़ों से कुछ पत्तियां गिरती हैं, और जब पत्तियां गिरती हैं तो उनको कोई ना कोई थामने के लिए भी तैयार रहता है। अर्थात क्या है, अर्थात ये है कि अगर कोई व्यक्ति बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है तो उसकी सहायता करने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होता है ना। तो यही हमारी कवयित्री जी आपको समझा रही है। तो इसके बाद फिर आगे देखिए, गंतव्य तक जाती रेल। गंतव्य का मतलब होता है कि जिस स्थान पर हमें जाना है, हम एक शब्द में इसे कहते हैं मंजिल। ठीक है, तो गंतव्य तक जाते हुए रेल का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद में किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करने का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने कहा है कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा प्रियजन, मतलब जो हमें चाहता है, वह हमारा इंतजार अवश्य करता है। तो इनका बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने इस कविता में किया है, और यह कविता आपके लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत प्रेरणादायक है, इससे बहुत प्रेरणा आपको मिलेगी। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं।
इसमें कुछ पंक्तियां इस कविता की। तो कविता की पंक्तियां हैं कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, आ रहा समझ में, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, यह कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। इसके बाद अब यहाँ पर हमारी कवियत्री जी क्या कह रही हैं, तो कवियत्री जी यहाँ पर कह रही है कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, मतलब जो चिड़िया है जब घोंसला बनाती है, ठीक है, नीड़ का निर्माण करती है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, तो जब चिड़िया का निर्माण करती है, जब चिड़िया घोंसले का निर्माण करती है तो चिड़िया एक एक तिनका ला कर उसका घोंसला बनाती है, उसका नीड़ का निर्माण करती है, और वह उड़ने की तैयारी में है। फिर वह उड़ कर जाती है, फिर कहीं से तिनका ढूंढ कर लाती है, फिर कहीं से तिनका ढूंढ कर लाती है, फिर घोंसले में लगाती है, तो ऐसे धीरे 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 वह अपना घोंसला तैयार करती है। ठीक है, तो व्यक्ति को हिम्मत बुरे वक्त में नहीं हारना चाहिए। इसके बाद अभी भी झड़ती है पत्ती, क्या लिखा है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। आ रहा समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर हमारी कवित्री जी कह रही है कि अभी भी पत्ती पेड़ से गिरती है, और जब पेड़ से पत्ती गिरती है तो उसे भी कोई ना कोई थामने वाला अवश्य है। इसके बाद अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, और अभी भी एक रेलगाड़ी जा रही है जो इन लोगों को उनके गंतव्य तक अवश्य पहुंचाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होता है, हमारी कवित्री जी कह रही हैं कि कितना ही बुरा वक्त हो, हर बुरे वक्त में आपको आशावादी बने रहना है, क्योंकि अगर आपका वक्त बुरा है तो कोई ना कोई बुरे वक्त पर आपकी सहायता अवश्य करेगा। ऐसे ही ट्रेन के माध्यम से हमारी कवित्री जी बता रही हैं कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है, लेकिन इन स्टेशन के जितने भी लोग हैं इनको रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें अगली पंक्तियां हैं कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कवित्री जी कह रही हैं कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, मतलब कोई ना कोई आपकी प्रतीक्षा करने वाला है, कोई ना कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को, मतलब अभी भी हमारे भारत में अभी भी कोई ना कोई आपको यह कहता है, या कोई किसी को यह कहता है कि जल्दी आ जाओ घर, सूरज डूबने को है, या सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब घर पर या आपका कोई भी प्रियजन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है और आपसे कह रहा है कि जल्दी घर आ जाइए, सूरज डूबने का वक्त हो रहा है, मतलब शाम हो रही है, रात होने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। तो ऐसा कोई ना कोई हमारा इंतज़ार करता है, कोई ना कोई हमेशा कहने वाला होता है, मतलब कोई ना कोई आपको आशा दिलाने वाला व्यक्ति है। तो इसी कविता के माध्यम से हमारी जो कवित्री जी हैं वो आपको आशावादी बनाने के लिए कह रही हैं। तो आगे देखिए इसमें अब आप इसको परीक्षा में अब आप कैसे लिखेंगे, तो परीक्षा में आपको पहले इसका प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है, फिर इसके बाद में आपको उसका विशेष लिखना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसका प्रसंग, तो प्रसंग आपको कैसे लिखना है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है, और इसकी कवियत्री का नाम है जया जादवानी जी। इनकी कवियत्री का नाम क्या है इस कविता का, तो जया जादवानी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में इस पंक्तियों के माध्यम से हमारी कवियत्री जी क्या कहना चाह रही हैं, तो हमारी कवियत्री कहना चाह रही है कि इन पंक्तियों में कवियत्री ने निराशा के कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किया है। तो जया जादवानी जी कहती हैं कि भले ही कितना भी बुरा वक्त हो, कितनी भी निराशा हो, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हिम्मत बनाए रखना चाहिए, यही हमारी कवियत्री जी कह रही हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी व्याख्या, तो आपको परीक्षा में व्याख्या कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हमारी कवियत्री कह रही है कि निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करते हुए हमारी कवियत्री कहती हैं
कि यह कठिन समय नहीं है। तो कवियत्री कह रही हैं कि जीवन में सुख दुख आता रहता है, ठीक है। अगर बुरा वक्त है तो एक समय के बाद में अच्छा वक्त भी आएगा। अगर निराशा के गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं आप, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो इसी निराशा में डूबे हुए मनुष्य को आशा की ओर संकेत देते हुए हमारी कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कोई कठिन समय नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए वक्त बुरा आया है तो वह चला भी जाएगा, गुजर भी जाएगा। तो आगे कवित्री कहती हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। आ रहा समझ में? तो हमारी कवित्री कह रही है चिड़िया के माध्यम से लोगों को बताना चाह रही है कि देखो चिड़िया को, देखो उसकी हिम्मत देखिए अब आप, कि उसका घोंसला टूट जाता है, लेके हवा में उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह अपना घोंसला बनाना बंद नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें, तो चिड़िया की चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है और चिड़िया ऐसे समय में निराश नहीं है। आ रहा समझ में? तो कई बार आपने देखा होगा जैसे तेज आंधी आती है और चिड़िया का घोंसला उड़ जाता है, लेकिन चिड़िया फिर भी निराश नहीं होती है और चिड़िया उसका घोंसला बनाने का कार्य जारी रखती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला पुनः बनाएगी। आंधी में उसका घोंसला उड़ गया था, लेकिन चिड़िया हिम्मत नहीं हारती है और वह फिर से अपना एक एक तिनका इकट्ठा करके फिर से अपना घोंसला बनाएगी, फिर से एक नीड़ का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ऐसे चिड़िया के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कर रही है हमारी कवियत्री जी। तो आगे देखिए इसमें कि चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है और अभी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए हाथ तैयार बैठा है। तो जो चिड़िया है वह तिनके को लेकर उड़कर जाना चाहती है और अगर पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो उस पेड़ की पत्ती को भी कोई न कोई थामने वाला रुका हुआ है, या कोई न कोई उस पेड़ की पत्ती को भी थाम लेगा, संभाल लेगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी हैं। तो हमारी कवित्री जी कह रही हैं कि जैसे अगर पेड़ में अगर पत्ती गिरती है तो उसको कोई ना कोई झेलने वाला भी तो होगा, कोई ना कोई संभालने वाला भी तो होगा। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त आया है तो उसको उस बुरे वक्त से बाहर निकालने वाला भी कोई ना कोई है, उसे सहारा देने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में स्टेशन पर लोगों का आना जाना तो लगा हुआ है और लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं, इस कारण वहाँ भीड़ है। तो हमारी कवित्री जी कह रही है कि जो रेलवे स्टेशन होता है या स्टेशन होता है वहाँ तो भीड़ लगी रहती है। तो भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो लोगों का जो आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ तो बनी रहती है। इसके बाद फिर आगे देखिए, आगे है कि एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उसके गंतव्य तक पहुंचा रही है। आज हम देखते हैं कि भारत चाहे विश्व के और भी बहुत सारे देश हैं, तो परिवहन के संसाधन बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे भारत में और विश्व के अन्य देशों में रेलगाड़ी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मतलब यात्रियों को उनके गंतव्य तक अवश्य पहुंचाती है। गंतव्य का मतलब होता है कि जिस स्थान पर हमें जाना है, एक शब्द में इसका अर्थ होता है मंजिल। तो जहाँ तक व्यक्ति को जाना है वहाँ तक आज भी रेलगाड़ी उसको उसके गंतव्य तक पहुँचा रही है, ठीक है। आगे देखिए कि इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। अब जो व्यक्ति रेलगाड़ी से जाता है तो उसका भी कोई न कोई इंतज़ार कर रहा है, यह कवियत्री जी कह रही है। इसके बाद अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई न कोई बेचैन है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं जाना हो, ठीक है, हमने फ़ोन करके बता दिया कि हम आ रहे हैं, तो जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आपका वहां पर कोई न कोई इंतज़ार अवश्य करता रहता है। आपका जो प्रियजन है वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद वह कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। तो जो हमारे प्रियजन हैं, तो हमारे प्रियजन हमसे कह रहे हैं कि सूर्य डूबने वाला है, शाम होने वाली है, रात होने वाली, आप जल्दी से घर आ जाइए। तो जल्दी से घर आइए, इसके लिए कोई न कोई हमें कहने वाला है। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सारे लोग बेकार हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में सारे लोग क्रूर हो चुके हैं।
सब अत्याचारी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। आज भी हमारे देश में और हमारे विश्व में कोई न कोई ऐसे हैं जो सुख दुख में आपकी सहायता करते हैं। अगर आप बुरे वक्त में आप फंसे हुए हैं तो आपको उस बुरे वक्त से बाहर निकालने वाला भी कोई न कोई आपको अवश्य मिल ही जाएगा। तो यही बातें हमारी कवियत्री जी इस कविता के माध्यम से आपको समझा रही हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए कि इस माहौल में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। तो कवियत्री जी कहती हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी इस दुनिया में, इस संसार में बहुत कुछ बचा है। आ रहा समझ में? वर्तमान में जो माहौल हम देख रहे हैं विश्व का, भारत का भी है, तो इस माहौल से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी बहुत कुछ अच्छा होने को बाकी है हमारे देश में, हमारे संसार में। ठीक है, तो इस कविता में यहाँ पर जो पंक्तियाँ हमारी कवित्री जी ने बताई हैं, इसका तात्पर्य ये है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको कोई ना कोई सहायता देने वाला अवश्य खड़ा है, आपके सुख दुख में कोई ना कोई आपका साथी अवश्य है। ठीक है, ये पंक्तियों के माध्यम से हमारी कवित्री जी कह रही हैं। अब जिन पंक्तियों की व्याख्या हमने आपको बताई है, आप इसको परीक्षा में विशेष के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है और फिर उसका विशेष लिखना है। जब आप ये कंप्लीट उत्तर आप लिखते हैं तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें विशेष, तो इसका विशेष क्या है कि मनुष्य को निराशा छोड़ आशावादी होने का संदेश दिया गया है। तो इसमें हमारी कवित्री जी कहती हैं कि मनुष्य को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा बहुत दुख का समय आया, थोड़ा बहुत संकट का समय आया और आप निराश हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए कि बैठा है हाथ एक, कोई कर रहा होगा तथा कहता है कोई किसी को, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है बेटा? अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जब पंक्तियों में एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें कोई कर रहा होगा तो कोई में का आ गया, फिर ये का आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में कहता है, यहाँ पर का आ गया, फिर कोई में का आ गया, फिर इसके बाद में का आ गया, फिर यहाँ पर ये का आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर पंक्ति में हम देख रहे हैं कि इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर रचना छंद मुक्त है। रचना छंद मुक्त है का मतलब कि यहाँ पर छंद का कोई नियम इसमें नहीं है, अर्थात मुक्तक छंद में लिखी गई यह कविता है। आ रहा समझ में? अब तो छंद होते हैं तो वार्णिक छंद होता है और मात्रिक छंद होता है। वार्णिक छंद में वर्णों को ध्यान में रखकर, वर्णों की संख्या को ध्यान में रखकर जब रचनाएं लिखी जाती है तो उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में क्या होता है, तो मात्रिक छंद में जब मात्राओं की संख्या को ध्यान में रखकर रचनाएं लिखी जाती है तो उसे हम मात्रिक छंद कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी कवित्री जी ने जो कविता लिखी है यह छंद मुक्त है। आ रहा समझ में? अर्थात मुक्तक छंद में लिखी गई रचना है ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द का मतलब क्या हो जाता है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और जैसे संस्कृत में उनको लिखा जाता है वैसे हमारी हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद में खड़ी बोली युक्त शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये विशेष में आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगली पंक्तियाँ, तो अगली पंक्तियाँ हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय। आ रहा समझ में? तो ये हमारी कवित्री जी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको संदेश दे रही है। तो इसमें कवित्री जी कह रही हैं कि अभी भी कहा जाता है हमारे देश में, अभी भी हमारे भारत में ऐसी कथा, ऐसी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। किसके द्वारा? हमारी बूढ़ी नानी के द्वारा। तो हमारे घर के जो सदस्य होते हैं, जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारे घर के जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं तो वे आज भी बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं, यह कथा सुनाते हैं,
कई सदियों से सुनाते आ रहे हैं और अभी भी सुनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्या कथा सुनाई जाती है कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। मतलब कुछ लोग हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ से एक बस आएगी और जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी खबर लाएगी। और नहीं है यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब कवित्री जी कह रही हैं कि जो लोग अंतरिक्ष में घूमने गए थे उनको हमारे कथा के माध्यम से बताया जा रहा है कि उन लोगों को वापस एक बस लेकर आएगी, मतलब एक अच्छी खबर अवश्य सुनाएगी। ठीक है, तो चाहे वक्त बुरा हो लेकिन आपको अपनी हिम्मत बनाए रखना है, हिम्मत कभी नहीं हारना है। ठीक है, तो यही कवित्री जी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको समझा रही है। तो यहाँ पर हमने आपको इसका सामान्य अर्थ बताया है। अब इसके आगे आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, तो जब आपसे पंक्तियाँ पूछी जाती है तो आपको पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या लिखना है, फिर उसके बाद में आपको उसका विशेष लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इसका प्रसंग, तो प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। और इसकी रचयिता का नाम क्या है, तो इसकी कवित्री का नाम है जया जादवानी जी। तो इस कविता की रचयिता का नाम ध्यान रखना है आपको, जया जादवानी जी। फिर यहाँ पर कवित्री शब्द आया है, तो ध्यान रखना बेटा कि ये जो कवित्री शब्द होता है यह शुद्ध रूप होता है। कई बार आपने कवित्री ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, कहीं पर कवित्री ऐसा लिखा जाता है, इसके बाद में कहीं पर कवित्री ऐसा लिखते हैं, तो ये दोनों ही अशुद्ध रूप होते हैं। जो शुद्ध रूप है वह यह है, कवित्री। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी कवित्री जी ये कह रही हैं कि निराशा के समय में मनुष्य को आशा का संदेश देते हुए उन्हें हिम्मत बनाए रखने के लिए कह रही हैं। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हमारी जो कवित्री जी हैं वो ये बता रही हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, चाहे कहीं कितना भी निराशापूर्ण समय हो, उसमें हमें आशावादी बने रहना है, हमें हिम्मत अपनी बनाए रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका भावार्थ क्या होगा या इसकी व्याख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें व्याख्या है कि परिवार में घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कथाएं कहानियां सुनाई जाती है और आज भी सुनाई जाती है। ठीक है, और उस परंपरा की याद दिलाते हुए कवित्री जी कह रही हैं कि आज भी बूढ़ी दादी नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने के लिए गए थे और वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। आ रहा समझ में? तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जो हमारे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, दादी है, नानी है, ये हमें कथा कहानियाँ सुनाती थी और आज भी सुनाती है। तो ये कथा कैसे सुनाती है, तो ये कहती हैं कि अंतरिक्ष में कुछ लोग सैर करने के लिए गए थे परंतु संकट में फंस गए थे और संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। तो फिर क्या हुआ, तो फिर आगे देखिए इसमें कि उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस जाती है। मतलब ये कि जो लोग सैर करने के लिए गए थे और अंतरिक्ष से वापस नहीं आए, ठीक है, तो फिर उनकी खबर देने के लिए कौन आती है, तो अंतरिक्ष के पार से दुनिया से बस जाती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस जाती है, कहाँ पर? धरती पर, और धरती पर रहने वाले जो हजारों बच्चे हैं उनको कुशलता का समाचार देती है। तारा समझ में? उनको सकुशल होने का समाचार देती है और उनकी कुशलता का समाचार वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। तो हमारी दादी नानी कहती है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे लोग सैर करने के लिए गए थे लेकिन संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसके बाद में अंतरिक्ष के पार से एक बस आती है और जो बच्चे हैं उन्हें यह कहानी सुनाई जाती है, यह कथा सुनाई जाती है कि सारे लोग सकुशल हैं, सारे लोग कुशल मंगल हैं, उनका समाचार इन बच्चों को सुनाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार उनकी कुशलता का समाचार वाली ये बसें भविष्य में हमेशा आती रहेगी। आ रहा समझ में? तो जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है
तो हे मनुष्य, तुम्हें तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारी कवित्री जी कह रही हैं कि हमारे भारत में तो अभी बहुत कुछ है, हमारे दुनिया में, हमारे संसार में हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर आप निराश क्यों होते हो। ठीक है, मनुष्य को हमारी कवित्री जी यह संदेश दे रही है कि मनुष्य को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, मनुष्य को हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहिए, कभी भी बुरे वक्त में उसे डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। आ रहा समझ में। और निसंदेह इस वातावरण में या निसंदेह इस समय जैसा वातावरण या समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है। और हमारी कवित्री जी कह रही हैं कि अभी वर्तमान में जो समय है, जैसा वातावरण है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। आ रहा समझ में। अगर आप हिम्मत बनाए रखेंगे तो जो कठिन समय आता है, बुरा वक्त आता है, ये कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन पंक्तियों की व्याख्या समाप्त होती है। अब जिन पंक्तियों की व्याख्या हमने बताई है उससे संबंधित आपको विशेष कैसे लिखना है, तो विशेष यहाँ पर देखिए कि मनुष्य के लिए भविष्य बेहतर होगा, उसे निराश नहीं होना चाहिए। इसी पंक्तियों में, इसी कविता में यह संदेश दिया गया है। आ रहा समझ में। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य के लिए भविष्य में जो भी होगा अच्छा होगा, मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यही संदेश हमारी कवित्री जी दे रही है लोगों को। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, रचना छंदमुक्त और अतुकांत है। इसका अर्थ क्या हुआ। इसका मतलब होता है कि जो रचना लिखी गई है, पंक्तियां लिखी गई है, कविता लिखी गई है, यह छंद मुक्त है, मतलब मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी गई है। मतलब क्या हुआ कि इसमें न तो वर्णों की संख्या निश्चित है और न मात्राओं की संख्या निश्चित है, तो यह मुक्तक छंद में लिखी गई रचना है। और अतुकांत है। अतुकांत का मतलब होता है कि चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता इसमें नहीं है, इसलिए यह अतुकांत है। क्योंकि जो अतुकांत शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है, तुक से। और तुक का मतलब क्या होता है कि जब चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है तो उसे हम तुक कहते हैं। आ रहा समझ में। तो ऐसी तुक यहाँ पर इन पंक्तियों में नहीं मिलती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में भाषा में तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो पंक्तियां लिखी गई हैं इन पंक्तियों में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। आ रहा समझ में। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, ठीक वैसे ही हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको इसका विशेष बताया। तो इस प्रकार हमारी यह कविता समाप्त हो जाती है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी लेक्चर्स जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जल्दी ही हम आपके लिए प्रस्तुत होंगे इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर को लेकर। तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।